नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सिरोही। चुनावी समर खत्म हो चुका है, लेकिन पश्चिमी यूपी में सियासी पारा हाई है। भाजपा, सपा जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उन्हें कहाँ कितने वोट कम मिले, कहाँ कितने वोट ज्यादा मिले, इस पर बहस शुरू हो गई है। इसी को लेकर आज हम अमर उजाला कार्यालय मेरठ में चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार यासिर रजा जी, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राणा जी, स्वतंत्र पत्रकार राजेश शर्मा जी और अमर उजाला मेरठ यूनिट के संपादक नितिन यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है राणा जी, इस पे एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। चुनाव खत्म होते ही एक बड़े आरोप प्रत्यारोप चले, खासतौर से दो बड़े चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, संगीत सोम हैं और संजीव बालियान हैं। ऐसी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे कि दोनों भाजपा को जैसे मानते हैं अनुशासित पार्टी है, बट दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खासतौर से जो कल संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बड़ी बातें कही गई कि आरएलडी ने भी वोट नहीं किया। वहीं ठाकुरों की नाराजगी हम पहले से बात कर ही रहे थे कि ठाकुरों का बड़ा वर्ग नाराज है और शायद जो संजीव बालियान के समर्थक हैं वो उनका मानना है कि ठाकुरों ने उस इस तरह से वोट नहीं किया जिस तरह से वो भाजपा का एक समर्पित वोटर था। तो राणा जी, पहले आपसे कि जो ये बात हो रही है ठाकुरों के बंटवारे की, तो आपको क्या लगता है, क्या सच में ये बात उतनी मजबूत रही कि भाजपा को नुकसान पहुंचा? और खासतौर से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना, ये तीन बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, एक ही बेल्ट की हैं, एक साथ ही हैं, तो क्या उतना इम्पैक्ट रहा कि भाजपा उसे सीट हार गई? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संगीत सोम और डॉक्टर संजीव बालियान दोनों ही मुजफ्फरनगर दंगे के बाद नेता बने। जी। हालांकि संगीत सोम पहले एक चुनाव लड़ चुके थे लोकसभा का समाजवादी पार्टी से मुजफ्फरनगर से, और उसके बाद फिर वो बीजेपी में आए। संजीव बालियान हरियाणा में जॉब कर रहे थे, उन्होंने सियासत में इधर दखल शुरू किया और दंगे के बाद दोनों जेल भी गए उस समय, और दोनों इसी दंगे के बाद इस इलाके में लोकप्रिय हुए, सक्रिय हुए, और दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उन्हें लोकसभा का दिया और उन्हें विधानसभा का दिया। उसके बाद से ही जब संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत दमदारी से आगे बढ़ते हुए दिखे, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर दोनों पर, और टीम के तौर पर भी, और वो एक चेहरा बन गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का। और संगीत सोम भी एक चेहरा थे राजपूत समाज का। लेकिन संगीत सोम चूंकि विधानसभा में थे और बालियान लोकसभा में थे, और वो लगातार 2 बार मंत्री भी बने केंद्र में, तो वो एक स्टेप आगे निकल गए संगीत सोम से, लोकप्रियता के मामले में भी और ताकत के मामले में भी। अब इस बीच में ये जो चुनाव है जो आ जाता है, इससे पहले थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूँगा। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उस समय जितने सांसद हैं वो सब कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से कि विधानसभा के टिकट उनके हिसाब से हो जाएं। और उस समय बीजेपी ने आखिरी वक्त में ये डिसीजन लिया। शुरुआत में तो ये चर्चाएं थी कि बहुत सारे सिटिंग एमएलए के टिकट कटेंगे, लेकिन जैसे ही कई नेता, कई धड़े शिफ्ट हुए तेजी से, तो भाजपा दबाव में आ गई और फिर अधिकांश सिटिंग सांसदों के उन्होंने पॉलिसी बनाई कि सिटिंग जो एमएलए हैं उनके टिकट रिपीट कर देंगे। तो उसमें संगीत सोम का टिकट रिपीट हुआ। उस समय भी कहा यह जा रहा है, और संगीत सोम के मन में भी ये भाव है कि वो चाहते थे संजीव बालियान की उनका टिकट कट जाए, उनको नहीं मिले। वो चाहते थे ठाकुर को ही मिले, लेकिन किसी दूसरे को मिले जो उनके प्रभाव में रहे, चूंकि सरधना लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर में आती है और वो लोकसभा को प्रभावित करती है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में संजीव बालियान सरधना सीट से लगभग 7,000 वोट की लीड लेके चलते हैं, और ये एक बड़ी लीड थी, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जैसे नेता उस समय वहां से लड़ रहे थे, और ये माना जा रहा था कि संजीव बालियान बहुत टफ फाइट में है। इस बार का जब चुनाव आता है तो संजीव बालियान के प्रति जो पूर्वाग्रह संगीत सोम के मन में थे, दोनों नेताओं के मन में एक दूसरे के जो प्रति पूर्वाग्रह थे, उसका नतीजा ये हुआ कि जब बालियान साहब उनका टिकट कटवाने की कोशिश में जुटे थे और अब लोकसभा का चुनाव आया, तो संगीत सोम इस स्थिति में तो नहीं थे कि वो बालियान साहब का टिकट कटवा दें, लेकिन वो इस स्थिति में जरूर थे कि वोटों को प्रभावित करें। तो वो खुले तौर पे मैदान में कूदते हुए दिखाई दिए। और जिस समय योगी जी ने सभा की यहाँ पर संजीव बालियान के लिए, तो उसके ठीक बाद मीडिया को जो बाइट दी संगीत सोम ने, उसमें उनका गुस्सा रिफ्लेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि संजीव बालियान की कोई हैसियत नहीं है, उनका कोई स्तर नहीं है कि जो मैं उनसे कोई बात करूं, और मैं तो पार्टी के लिए काम करता हूं, मैं प्रत्याशी के लिए काम नहीं करता। जाहिर सी बात है, दोनों की जंग सतह पर आ गई, और इस बीच कई और मुद्दे हो गए। गुजरात का रूपाला वाला फैक्टर आ गया और ठाकुरों में एक नाराजगी घर कर गई जिसने बड़े पैमाने पे काम किया। उसका एक नतीजा तो ये हुआ
कि बड़े पैमाने पे राजपूत मतदाता इस पूरी बेल्ट में थोड़ा सा साइलेंट हो गए, उनका उत्साह कम हो गया बीजेपी के प्रति। वो जिस उत्साह से वोट करते थे, बूथों पे लड़ते थे, आगे खड़े दिखाई देते थे, तो वो उत्साह उनका ठंडा पड़ गया। दूसरा, जो उनका वोट पड़ा, उनका वोटिंग परसेंटेज डाउन हो गया, पहली बात। और दूसरा, जो वोट पड़ा उसमें एक हिस्सा बट गया, क्योंकि वो चाहते थे, ये खुली पंचायतें हो रही थी लगातार, और पंचायतों में कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी को हराओ, और राजपूत समाज में ये नाराजगी थी कि हमारे नेताओं को टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। इसमें आग में घी का काम किया जब गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया, उधर रूपाला का बयान आ गया, इधर संगीत सोम नाराज थे ही, उधर पूरी बेल्ट में ठाकुरों को उनके हिस्सेदारी के हिसाब से इसमें टिकट इसमें नहीं मिल पा रहा। राणा जी, आपने कई सारे फैक्टर गिना, रूपाला गिना है और वीके सिंह का गिना, जो बीच में जो जाटलैंड का बयान जो कुछ भाजपा बड़े नेताओं की तरफ से आया, क्या आपको लगता है कि इसने भी इसमें ये निश्चित तौर पे इसके, देखिए, थीसिस एंटीथीसिस दोनों होती हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, साइंटिफिक रूल है। अमित शाह जब यहाँ आए थे तो उन्होंने जाटलैंड वाला जो स्टेटमेंट दिया था वो इसलिए दिया था कि जाट कंसोलिडेट हो जाए संजीव बालियान के पक्ष में, और वो डिवाइड नहीं हो, हरिंदर मलिक को जाट वोट नहीं मिले। लेकिन इससे संजीव बालियान को फायदा तो हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन जो दूसरी जातियां हैं, खास तौर पर राजपूत समाज, खास तौर पर गुर्जर, हालांकि सवर्ण जातियों में भी इसका रिएक्शन देखा गया, जैसे ब्राह्मण इस इलाके में प्रभावशाली स्थिति में है, तो ब्राह्मणों में इसको लेकर नाराजगी हुई, गुर्जरों में हुई, और राजपूतों में ज़्यादा हुई। उनको लगा कि भाई हम यहाँ प्रभावशाली स्थिति में हैं सामाजिक तौर पे, तो इसको जाटलैंड कहना उचित नहीं है, हम भी उतनी हिस्सेदारी में यहाँ पे हैं, हमारी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक हैसियत कहीं कमतर नहीं है, तो इस तौर पर कंपेयर करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 7,000 वोट जो लॉस हुआ संजीव बालियान को, हालांकि अभी भी ज्यादा वोटों से वो यहाँ हारे नहीं जी। अगर चरथावल और बुढ़ाना से कंपेयर करें, जी। अगर मुजफ्फरनगर जी। और खतौली से कंपेयर करें, इस पे मैं ये वाली लाइन जब आप हाँ, आएंगे राणा जी, लेकिन तो 7,000 वोटों से फिर भी संजीव बालियान हार गए पिछली बार के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है 7,000 का लॉस बड़ा लॉस है। जी। दूसरा फैक्टर ये हुआ कि त्यागी प्रत्याशी वहां पे आ गया एक, जी। मुजफ्फरनगर में तो 7,000 के लगभग वोट तो त्यागी प्रत्याशी को भी मिल गए, तो 15,000 वोट तो यही चला गया जी। मोटे तौर पे। और जो संजीव बालियान के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी थी और तात्कालिक जो मुद्दे और थे, जो जिस बाकी तरह से दूसरी सीटें हैं, जातीय चूंकि हम इससे लामबंदी बाहर हो रही निकले, थी, हाँ, कैराना में चल जाए, निश्चित कैराना में चूंकि आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक्चुअली रूपाला और प्रदीप चौधरी, मुझे जी। लगता है ये दो चेहरे थे जो राजपूत विरोध के सबसे बड़े चेहरे थे। गुजरात में रूपाला थे और यहाँ प्रदीप चौधरी थे। जी। तो जो फैक्टर राजपूतों की नाराजगी, यहाँ तो संगीत सोम के साथ जोड़ा भी गया उसको, जी। या मान लिया संगीत सोम का विरोध है, लेकिन ये जो विरोध है जो कैराना में पहुंचा या सहारनपुर में पहुंचा, तो जो राजपूतों की नाराजगी है वहां भी आपको लगता है कि ये राजपूतों की नाराजगी मेरठ तक भी आई थी। जी। सिसोली में पंचायत हुई जी। मेरठ में, जी। मेरठ लोकसभा में पड़ता है, लेकिन यहाँ अरुण गोविल ने एक दांव चला, उनकी पत्नी राजपूत समाज से आती हैं, सिसोली में जब पंचायत हो रही थी, मुख्यमंत्री जी मंच पे थे, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी तो जो है राजपूत हैं और मेरे घर में तो इन्हीं का हुक्म चलता है, तो इस तरह से उन्होंने एक दांव खेला। तो मुझे लगता है कि किसी हद तक वो कामयाब रहे, थोड़ा सा नाराजगी जो है कम हुई, हाँ, वो रिएक्शन नहीं रहा उतना। हाँ, जी। वहाँ प्रदीप चौधरी के खिलाफ कैराना में एक तो ये था कि वो बहुत मिक्सअप नहीं हो रहे थे, पीपल कनेक्ट नहीं था उनका स्ट्रॉन्ग, तो जमीन पे कनेक्ट ना होने का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। दूसरा, इकरा का जो फेस था, इकरा की फेस वैल्यू काम आई, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, सौम्य है, सरल स्वभाव की है, तो वो सारी कास्ट में उसने वोट का डिवीजन किया। राजपूतों की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को सहारनपुर में भी भुगतना पड़ा, जी। क्योंकि सहारनपुर में जो पंचायत हुई थी, जितनी भी पंचायतें राजपूत समाज की सबसे बड़ी पंचायत ननौता में हुई थी, सहारनपुर में हुई, तो वहाँ वो नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा। राजपूतों को अपलोड करने के लिए ही जो है इमरान मसूद को कहना पड़ा। इमरान मसूद तो लगातार राम की बात कर रहे थे, हम सब राम के वंशज हैं, उन्होंने और जीतने के बाद भी उन्होंने कहा, और जीतने के बाद भी उसी टैक्टिस का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो वहाँ एक नुकसान झेलना पड़ा। और एक खास बात ये रही कि बीजेपी ने इस पूरी बेल्ट में राजपूत समाज की नाराजगी को डाइल्यूट करने के लिए स्टेप्स नहीं लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर सभा कर रहे थे लगातार, लेकिन जो सेंट्रल पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसके लेवल पे जो इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए थे, मुझे लगता है उन्होंने कहीं चूके, वो अंडर एस्टिमेट कर गए इस अंडर करंट को। मोदी जी ने भी किया ये स्टेप। आप देखिए, जब वीके सिंह जी का टिकट कटा गाजियाबाद में, तो मोदी जी
रोड शो करने आ गए एक सेफ सीट पे। वो वहां अतुल गर्ग के लिए रोड शो नहीं कर रहे थे, मैसेज दे रहे थे वीके सिंह का टिकट कटने से नाराजगी नहीं हो, वो डाइल्यूट हो जाए, इसलिए वो गाजियाबाद की सड़कों में रोड शो में निकले। अल्टीमेटली जीते तो फिर भी वो अंतर से थोड़ा अंतर जरूर उनका डाइल्यूट हुआ जी। अब इस पे एक बात राजेश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ठाकुर विरोध की बहुत बात हुई, लेकिन बीच में अभी जैसे संगीत सोम ने भी आरोप लगाए और कुछ जगह लगा भी कई जगह कि खबर भी चली खासतौर से चुनाव नतीजों के बाद कि आरएलडी को के साथ का भाजपा को फायदा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। क्योंकि संजीव बालियानी सबसे बड़े चेहरे हैं वेस्ट के, पश्चिम के पिछले कुछ समय से, जाट चेहरे भी हैं। ऐसे में माना जा रहा था अगर आरएलडी आ जाएगी तो उनको और फायदा होगा। उनके सामने भी चूंकि जाट थे तो ये भी माना जा रहा था कि अधिकांश जाट वोट जो है वो संजीव बालियान को मिलने चाहिए। मुझे लगता है अधिकांश मिले भी होंगे, लेकिन उनकी जो हार है उसने क्या ये मैसेज दिया, उससे लगता है आपको और भी कुछ सीटों पे कि जाट वोट भी बट गया अलग अलग सीटों पे अलग अलग समीकरणों के लिहाज से? देखो, जहाँ तक ठाकुरों की विरोध का मामला है, तो ये सबको पता है कि ननौता में बहुत बड़ी पंचायत हुई, इसके बाद फिर खेड़ा में बहुत बड़ी पंचायत हुई, जगह जगह जो चौबीसी के गांव हैं। अगर हम बुढ़ाना की बात करें तो जहाँ बुढ़ाना कुशवाहा चौबीसी, वहाँ भी बहुत सारी पंचायतें हुई। इसका रिएक्शन तो हुआ ही, हालांकि ज़्यादा ये रिएक्शन तो पूरे देश में था। गुजरात में इसका रिएक्शन था, राजस्थान में रिएक्शन था, और पूर्वांचल में आप देखो प्रतापगढ़ में जब राजा भैया को बुलाया गया इसलिए कि कहीं ना कहीं जो कौशाम्बी के प्रत्याशी थे विनोद सोनकर, उसे लग रहा था कि वही कहीं ना कहीं विवाद है और राजा भैया यहाँ करेंगे, इसीलिए राजा भैया को अमित शाह ने विशेष विमान से बेंगलोर बुलाया कि वो मान जाएं, और वो मान भी गए थे। लेकिन जब दूसरे दिन बुलाने के दूसरे दिन प्रतापगढ़ खुद आए अमित शाह, और वहाँ राजा भैया को बुलाया नहीं गया मंच पे, तो उन्हें लगा कि यार ये मेरे साथ मजाक हो रहा है। और क्योंकि पूर्वांचल में चाहे धनंजय का मामला हो, जौनपुर का, तमाम सीटों पे कहीं ना कहीं ये फैक्टर हावी रहा। अब अगर हम अनुप्रिया पटेल की बात करें तो प्रतापगढ़ को हारना पड़ा, और मिर्जापुर से जब हम 2019 में ठाकुर विरोध की बात तो राणा जी काफी हद तक देखो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मतों के नितिन जी देखो ऐसा है, पश्चिम के देखिए, मैं जाटलैंड जो कहा, मुझे लगता है इस बार इलेक्शन क्यों हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत ये सब तो प्रचलित रहा बहुत पहले से, तो ये मीडिया में इस्तेमाल होता रहा, देखो वेस्ट यूपी इस्तेमाल होता रहा। वेस्ट यूपी को जाटलैंड, देखो वेस्ट यूपी में गन्ना बेल्ट जाटलैंड, फिर ये अचानक जो है इसका विरोध भी, और ये जो कही जा रही है कि उस तरह से जो लाभ बीजेपी को, खासतौर से 3 बड़ी सीटें, हालांकि बसपा पे थी सहारनपुर पिछली बार, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि सहारनपुर भी लौट आएगी, मुजफ्फरनगर हारना, कैराना हारना, और ये जाटों के गढ़ भी है, लगभग जाट बटे। लगभग पिछले 3 सालों से लगातार ये सब किसानों का मूवमेंट था सरकार के खिलाफ, चाहे तो 3 कृषि कानून बनाए, काले कानून, चाहे उनका मामला हो, जो कि बना दिए और पहले एनालिसिस नहीं किया गया, जब किसानों ने विरोध किया फिर वापस करने पड़े। और आप देखो लगभग 750 किसान शहीद हुए, और इस भाजपा सरकार ने तो ये भी नहीं कहा किसी को, उनके घर सांत्वना दी कि किसान शहीद हो गए। वो जो गुस्सा था लोगों में, मतलब किसानों का, मतलब आप ये मानो कि जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान मूवमेंट की बात करते हैं तो यूँ तो किसान यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गुजर भी हैं, ठाकुर भी हैं, लेकिन जो रिएक्शन होता है, जो मांग होती है, वो जो जाट है, जाटों में एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, मतलब ये इसका ऐसा मैसेज भी ना जाए, जैसे हम 2-3 सीटों की बात कर रहे हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है भाजपा ने उसमें बहुत खराब किया, ऐसा नहीं है। दूसरे चरण की जो सीटें हैं वो मुझे लगता है सारी जो वेस्ट यूपी की सीटें, दूसरे चरण की सारी सीटें भाजपा ने जीती। उन्होंने बुलंदशहर को जीता, किसानों की बेल्ट है, गाजियाबाद को भी जीता, अलीगढ़ को भी जीता, नोएडा को भी जीता, अमरोहा को भी जीता, लेकिन जो हारे हैं मुझे लगता, क्योंकि आमतौर पर इस बेल्ट में 2014 की और 19 की बात करें, भाजपा ने एकदम स्वीप किया खासतौर से कुछ सीटों पे। हालांकि 2019 में जो सपा बसपा गठबंधन हो गया था तो मुरादाबाद मंडल की सारी सीटें, सिसोली ऐसा गढ़ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां से आंदोलन की जो आंदोलन रूपरेखा तैयार होती है। और आप देखिए किसी भी परिवार में, अगर मुझे पता है कि मैं दूसरे परिवार से अगर मैं उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ, तो लगातार जो पूरा जाट समाज था, रालोद का मतलब आप ये तो मानो कि वो जो भारतीय किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन में वही लोग हैं, वे लोग रालोद के हैं। अगर हम जाटों की बात करें, आप बताइए 3-4 साल से, पिछले 3-4 साल से लगातार सरकार के खिलाफ मूवमेंट चल रहे हैं। ये अलग बात है कि जयंत चौधरी आते हैं चुनाव से पहले, वो गठबंधन करके चले आते हैं। अलग बात है कि ये दल है, पॉलिटिकल दल, ये दोनों मिल गए आपस में। लेकिन आप देखो ना कि जो लगातार पिछले 5-6-7 साल से लड़ रहे हैं, 5 साल से, ये वही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है जहाँ से चौधरी साहब हारे थे। और जहाँ जब चौधरी अजीत सिंह हारे तो लोगों में गुस्सा था,
और वहाँ उस समय भी लग रहा था, क्योंकि 6500 वोट से बहुत ज़्यादा जीतने का मतलब नहीं है। और 2019 से लगातार लोगों में गुस्सा था, किसानों को सुनवाई नहीं हो रही थी। जयंत चौधरी ने गठबंधन कर लिया, बीजेपी को ये लगा। हालांकि अगर हम पहले चरण की बात करें, मुजफ्फरनगर छोड़ दें, कैराना छोड़ दें, सहारनपुर छोड़ दें, बागपत छोड़ दें और मेरठ को छोड़ दें, तो ऐसे नहीं कि लाभ नहीं हुआ। अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में अगर सतीश गौतम जीते हैं तो वहाँ कहने की रालोद का असर है। जो एंटी इंकम्बेंसी थी वो पूरी कर दी रालोद ने, वहाँ जीत गए। अगर आप हाथरस की बात करो या फतेहपुर सीकरी की बात करो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ऐसी कई सीटें हैं जो हार रही थी, बीजेपी हारती अगर गठबंधन ना होता। वहाँ बीजेपी जो रालोद का जाट वोट है उसकी वजह से जीत गई। जहाँ तक सहारनपुर मंडल की बात है तो आप देखो यहाँ इतना गुस्सा था रालोद कार्यकर्ता में। भाई 2 सीट थी रालोद के पास में, बागपत और बिजनौर। इन दोनों सीटों पर रालोद ने बहुत शिद्दत के साथ में, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन चाहे मुजफ्फरनगर का मामला हो, चाहे कैराना का मामला हो, चाहे सहारनपुर का मामला हो, क्योंकि गुस्सा था भाजपा को लेकर, उनका कोई प्रत्याशी भी नहीं था। अब मैं अगर मुजफ्फरनगर की बात करूँ, ये जो पूरा विवाद चल रहा है पिछले मतगणना के बाद में, कि भाई ठाकुरों का विवाद हुआ, तो ऐसे नहीं है कि ठाकुरों की वोट से ही बहुत ज़्यादा संजीव बालियान हार गए। अगर मैं डाटा निकाल कर दिखाऊं, जो डाटा है, तो 24,000 वोट नहीं ठाकुरों की पड़ी कि उन्होंने हिंद मलिक को दे दी। देखो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जो हम बुढ़ाना विधानसभा की बात करें तो बुढ़ाना विधानसभा रालोद का गढ़ है। और वो टिकैत, क्योंकि टिकैत साहब सिसोली भी उसी में आती है बुढ़ाना विधानसभा में। जब 2022 में विधानसभा का चुनाव होता है तो ना रालोद का गठबंधन था ना बीजेपी का गठबंधन, सब अलग अलग दल थे। तो रालोद से चौधरी राजपाल बालियान चुनाव लड़े और बीजेपी से गठबंधन होता है 22 हाँ गठबंधन था। बीजेपी से उमेश मलिक थे और सपा रालोद के प्रत्याशी राजपाल बालियान थे। राजपाल बालियान उस समय 32,000 वोट से बुढ़ाना विधानसभा जीत जाते हैं। हालांकि चरथावल भी गठबंधन में जीते, पंकज मलिक जीतते हैं चरथावल को, वो ज़्यादा अंतर नहीं था, लगभग 7,000 का अंतर था, पर जीत जाते हैं। अब आप इस बार हमें ये उम्मीद थी कि जब रालोद और भाजपा का गठबंधन हुआ तो चूंकि बुढ़ाना और चरथावल और मुजफ्फरनगर शहर, यहाँ बीजेपी बहुत हाईएस्ट लीड से जीतेगी। लेकिन बुढ़ाना जो विधानसभा है, जो वहाँ चूंकि वो रालोद का गढ़ भी है, अगर 2022 में राजपाल बालियान 32,000 वोट से जीत सकते हैं तो इस बार अनुमान था, कोई भी अनुमान नहीं लगा था कि कम से कम 40,000 वोट से जीतेंगे। और बुढ़ाना विधानसभा वो 17,000 से हार रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इसलिए नहीं कि वे रालोद ने वोट नहीं दी गुस्से में, वो किसान है, आप उसे पार्टी से अलग कर दो, वो किसान है, रालोद के नहीं, वो किसान भी तो हैं। कहीं ना कहीं जब गुस्सा है लगातार उनमें, उसमें सेफ साइड क्यों दे रहे हैं? वोटर तो रालोद का ही है ना। नहीं, रालोद का किसान भी तो है। वो उनका गुस्सा 5 साल गुस्सा किसके खिलाफ रहे? भाजपा खिलाफ रहे ना। वो लगातार उनके सामने अगर भाजपा का नाम लेते थे, अमित शाह का। दूसरा, लेकिन वो किसान है जो रालोद का वोटर है, वो बागपत में पूरा लौट आता है, वो बिजनौर में पूरी तरह से मजबूती के साथ खड़ा संजीव रहता है। बालियान तो 10 वो साल रहे मुजफ्फरनगर में साथ संजीव बालियान 10 साल रहे। और जो रालोद के कार्यकर्ता जो 2019 में हारे थे, बहुत लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। ये क्योंकि लगातार जीतते थे और रालोद का वोटर का मोरल डाउन रहा लगातार, उनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई भी हुई, चुनाव के दौरान भी कार्रवाई हुई, बाद में बहुत कार्रवाई हुई। तमाम गांव 2 पक्षों में बटे हुए थे, यानी कि जो एक खास लोकदल तौर का, पे एक जो बीजेपी का। 3-4 सीटें हैं, मतलब इस पर नुकसान तो हुआ ना, आपको लगता है? नहीं, नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ है, देखो नुकसान ये है कि वो गुस्से में था बीजेपी को लेकर। मतलब जो एक बात है, देखिए मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि बीच में ठाकुरों पे पूरा वेस्ट यूपी का ठीक रहा शब्द अगर है बढ़ा गया कि ठाकुरों ने सारी सीटें दी। मेरी तमाम ठाकुर जो स्थानीय नेताओं से बात हुई, उनका कहना था कि जो सीटें हारी खासतौर से, कि वहाँ जाट भी बटे हैं। नहीं, बटे हैं, बटे जो है मतलब ठाकुर जिम्मेदार नहीं है, जाट ही बटे हैं। बुढ़ाना, वैसे भाजपा को आप देखिए मुजफ्फरनगर में 5 विधानसभाएं हैं। मुजफ्फरनगर 5 विधानसभा, डॉक्टर साहब एक सेकंड, 5 विधानसभाएं, इसमें चरथावल है, बुढ़ाना है, मुजफ्फरनगर है, खतौली है, सरदना है। जहाँ तक सरदने की बात है, सरदना सबसे लास्ट की विधानसभा है। उससे पहले मुजफ्फरनगर की 4 विधानसभा वो है। और सबसे बड़ा गढ़ तो चूंकि बुढ़ाना है और चरथावल है। चरथावल विधानसभा उनकी अपनी भी है, वो अपना गांव भी है उनका, संजीव बालियान जी का। आप बताओ कि गठबंधन होने के बाद भी इसलिए वोट नहीं दिया कि कहीं ना कहीं नाराजगी बीजेपी को लेकर थी। अगर वहाँ को रालोद से प्रत्याशी होता तो मुझे लग रहा है फिर एकाग्रता के साथ में वोट मिलता। वही संजीव बालियान थे। बात है ना, मैं इसी बात कर रहा हूँ कि रालोद का होता तो शायद वोट बढ़ सकते हाँ, थे। बिल्कुल बढ़ता। यानी कि रालोद के जहाँ 2 कैंडिडेट थे, वहाँ तो रालोद के कैडर ने पूरी तरह सपोर्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ रालोद के कैंडिडेट नहीं थे, वहाँ उस कदर सपोर्ट नहीं किया। बाकी आपने अगर संजीव बालियान को वहाँ टिकट ना मिलता, वहाँ टिकट अगर बदला जाता, तो ये जो रालोद का वोटर है ये टोटल ठोक के वोट नहीं, डालता। ये तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान को लिए गुस्सा 5 साल पहले था, आपका गुस्सा नहीं, वो थोड़ी तो है। फिर अब तो गठबंधन हो गया। चौधरी भी आ रहे हैं, लखनपाल भी आ रहे हैं, तो एक संजीव बालियान बहुत सारे गाँव में 2 पक्षों में गाँव बटा हुआ था, एक रालोद का और एक भाजपा का।
ये लगातार 10 साल से वहाँ संघर्ष चल रहा है। तो 10 साल के संघर्ष में जब गुस्सा है, आप उसे थोड़ी बदल दोगे कि बैठ के अभी चुनाव से 10 दिन पहले हमारी वो कोई एक- बात होगी, ऐसे नहीं हो सुनिए, सकता। वो एक सिर्फ पर्टिकुलर सीट नहीं, मैं तो पूरी उसमें 3-4 सीटों की बात कर रहा हूँ। नितिन जी, कैराना में अगर देखो, कैराना में जैसे थाना भवन है, थाना भवन गढ़ है, वहाँ रालोद के विधायक भी हैं अभी। थाना भवन में कैराना में अगर अगर जाट वोट गठबंधन को एनडीए को मिलता, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कैराना ये हारती इकरा। चूंकि इधर जब हम बात करते हैं सिरपाल राणा की, तो बसपा ने वहाँ सिरपाल राणा को टिकट दिया, तो जो ठाकुर वोट है वो भी इसके खिलाफ गया, प्रदीप चौधरी के। पर उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ नहीं। सबसे ज़्यादा असर हुआ चूंकि वहाँ, अगर मैं कैराना की बात नहीं, करूँ, तो ऐसे ठाकुरों से ऐसे ज़्यादा तो वोट में जाट वोट ऐसे है। तो संजीव बालियान के हारने में जो बसपा के कैंडिडेट थे, प्रजापति वोटर जो है वो भाजपा का मजबूत वोटर रहा, पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में माना जाता, उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए हैं। तो ये भी तो माना जाए कि नहीं, सिर्फ वो तो यही फैक्टर नहीं है, एक फैक्टर वो भी है देखो, कि जो अति पिछड़ा दारा वोटर सिंह था, वो प्रजापति तो चुनाव ही लड़े, बीजेपी का जो कैडर वोट है वो बीजेपी, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रजापति बीजेपी का कैडर वोट है और वो चुनाव लड़े। दूसरे, आप इसको छोड़ दो, मैं सबसे सवाल निशान वहाँ है जो बुढ़ाना चरथावल। अगर बुढ़ाना चरथावल विधानसभा जो है, अगर वहाँ संजीव बालियान जीतते, तो हम ये लगता कि इसका मतलब जो रालोद का वोट है वो पूरी तरह शिफ्ट हो गया भाजपा में। वहाँ जो हारने की, जो हारे हैं, उससे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लोगों में नाराजगी थी संजीव बालियान को लेके, और इसलिए लोगों ने पूरा वोट नहीं दिया। नहीं तो वहाँ गठबंधन के बाद तो वहाँ इतना वोट आया है, वहाँ जाटों का और नहीं, भाजपा का अपने आप कैडर वोट नहीं वो तो, जीत के तो आते। बाकी सीट पे भी नहीं दिया है, तो फिर इकरा पे भी पश्चिम इकरा को यूपी मिला। में, पश्चिम आ, यूपी में सबसे ज्यादा जो जो मूवमेंट की बात करते हैं, वो वही कैराना है, वही मुजफ्फरनगर है, और वही सहारनपुर है, यही मेरठ जी। है। यहाँ सबसे ज्यादा किसानों का मूवमेंट हुआ सरकार के खिलाफ। तो ये अलग है। अब जैसे बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान लड़े, ये सीट रालोद के कोटे में आई, तो सबने पूरी शिद्दत के साथ में इनके साथ लगे रहे। जब हम बिजनौर की बात करते हैं, तो बिजनौर सीट रालोद के पास थी, वहाँ तमाम जो जाट थे वो सब चुनाव लड़वाया शिद्दत के साथ में। जब सहारनपुर में उन्होंने मान लिया कि सहारनपुर में उनका रालोद का कोई नहीं है, कैराना में रालोद का कोई नहीं है, तो जहाँ जहाँ रालोद का प्रत्याशी नहीं है, मैं सहारनपुर मंडल की बात कर रहा हूँ, मेरठ मंडल की। हालांकि जब दूसरे चरण का चुनाव हुआ, तो मेरठ में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, अगर रालोद का सपोर्ट ना होता तो मेरठ सीट भाजपा हारती। ऐसे वो और बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर और ये बट आपका कहना है कि जो सहारनपुर, थोड़ी सी जो ज्यादा नाराजगी रही वो किसानों के जो किसानों की नाराजगी से वोट नहीं पड़ा। अब उसे आप ये कह दो कि भाई रालोद का वोट नहीं मिला बीजेपी को, तो ये गलत है। उसे आप रालोद के अलावा किसान भी तो मानो, जो 10 साल से संघर्ष कर रहा है। वोटर है, आप इसको बचा क्यों रहे बार बार? नितिन जी, 10 साल से किसान ही संघर्ष कर रालोद रहा का है, वोटर वो है। 10 साल से तो संघर्ष कर रहा आप है, जो गुस्सा है था। जहाँ बचाने का वहाँ कह रहे हैं हाथरस जिता लिया, मेरठ जिता लिया, ये तो रालोद का क्रेडिट है। जहाँ हारे हैं वहाँ ये क्यों नहीं करेगा रालोद की कैटेगरी? नहीं, रालोद में वोट नहीं दिया वहाँ, हाँ, तो ये गुस्से में मानेगा। वोट नहीं दिया। मैं यही कहना चाह हाँ। रहा था। यासिर जी हमारे साथ हैं, एक बड़ा रालोद ने गुस्से में वोट नहीं दिया। अगर रालोद का वोट मिलता तो सहारनपुर सीट जीतती बीजेपी, कैराना जीतती, मुजफ्फरनगर जीतती। क्योंकि वेस्ट यूपी की बेल्ट है। एक बात जो अभी राजेश शर्मा जी कह रहे थे, किसान और किसान बेल्ट में जब बात चली तो किसानों में जाति बरादरियां नहीं रही हमेशा। किसान मूवमेंट में चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति उसमें उसमें ठाकुर से लेके मुसलमान और याजगर का जो फार्मूला था, मुस्लिम बड़ी संख्या में किसान है इस बेल्ट में, और बड़े किसान है, और वो किसान ही रहे भी, वो किसान राजनीति के हिसाब से चले भी। हालांकि इस बार समीकरण वैसे नहीं थे। इस पूरे उसमें हम सभी इस बात पे तो गौर किए, ठाकुरों ने वहाँ नुकसान किया, बंटवारे का नुकसान हुआ, जाट का नुकसान है। एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है कि जो बड़ी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहाँ नगीना उसमें से एक है, जहाँ उत्थान हुआ नए नेता के तौर पे चंद्रशेखर का। बड़ी चर्चित दानिश अली की वजह से अमरोहा की सीट हो गई थी। एक बड़ा सरप्राइज है बिजनौर का चुनाव भी, कि जहाँ बसपा के कैंडिडेट 2 लाख से ज़्यादा वोट लेके चले गए। जाट हैं तो यानी उनको जाटों ने वोट भी दिए। तो इस बीच में क्या ये जो विपक्षी दल जो थोड़े से खुश हुए, इंडिया गठबंधन के लोग वेस्ट यूपी में 2-3 सीटें लाकर, क्या वो ये सब नहीं हिसाब लगा रहे हैं कि ये सीटें इसलिए भी हारी कि हम मुस्लिम वोटर बढ़ गए? बिल्कुल। देखिए, इसमें पहले तो जो रालोद वाली बात है, रालोद और भाजपा का गठबंधन तो हो गया लास्ट मोमेंट पे, लेकिन वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचा। कई जगह पे आपने भी देखा होगा जहां आपस में कार्यकर्ता भाजपा और रालोद की भी लड़ते हुए रहे। मेरठ में भी 2-3 जगह से हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। नहीं, लेकिन देखिए वो एक उस पर अलग बहस हुई। हाँ, बहुत नुकसान दूसरा- भाजपा का उसका हुआ नहीं। हम 3 सीटों को छोड़ दें, खासतौर पर हाथरस की बात कर रहे थे, फतेहपुर सीकरी की बात कर रहे थे, मथुरा सिर्फ की बात एक कर रहे सिर्फ थे, एक सीट ऐसी अलीगढ़ रही की है। बात कर रहे थे। बीजेपी जमीन पे नहीं होते तो बनारस वाला हाल होता। हाँ, बनारस सिर्फ के एक सीट- आसपास की 9 सीटें हार गई हाँ, बीजेपी, जी। और वेस्टर्न यूपी में पहले और दूसरे चरण में 2019 के मुकाबले कोई नुकसान नहीं कोई है। नुकसान हाँ। नहीं हुआ।
इसलिए ठीक क्योंकि है, बड़ा तो आप सोचिए कि वो कन्वर्जन नहीं है ना। 2019 में एक बड़ा गठबंधन था, Results बता रहे बड़ा हैं। गठबंधन था सपा और बसपा का। लेकिन उसके बाद भी इस वोटिंग बार अगर परसेंटेज कोई बीजेपी का इस पूरे उसमें डाउन हुआ है, देखिए वो सब कुछ उसके होने के अलग अलग बावजूद। मसले हो दूसरा, सकते जहाँ हैं, तक आप लेकिन मुस्लिम उसकी बात की आपने, यहाँ पे 3 सीटों पे जो मुस्लिम वोटों की वजह से इंडिया गठबंधन हारा, उसमें सबसे बड़ी हार हुई नगीना में। जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था उसको सिर्फ 1 लाख वोट मिले और 5,85,000 वोट मिले चंद्रशेखर को। पूरा मुस्लिम शिफ्ट हुआ, पूरा दलित शिफ्ट हुआ उधर। दूसरी सीट थी बगल की बिजनौर। बिजनौर में 2,18,898 वोट उनको मिले, आपके विजेंदर को, जो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे थे। मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा उधर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से चंदन चौहान की जीत हुई। चंदन चौहान प्रदेश में इकलौते सांसद हैं जो सबसे कम वोट पाके जीते हैं। 4,04,000 वोट पाके जीते हैं वो। बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो 6 लाख वोट पाके हार गए हैं। तीसरी सीट अमरोहा की थी। अमरोहा में दानिश अली के खिलाफ विरोध भी था। जब वोटिंग शुरू हुई तो उस वक्त मुजाहिद हुसैन की तरफ मुस्लिम मतदाता गए, लेकिन जब देखा कि ये लड़ नहीं पा रहे हैं तो वापस दानिश अली की तरफ आए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 28,000 से वो हार गए। 1,65,000 वोट मिला मुजाहिद हुसैन को और तंवर सिंह कंवर 28,000 वोट से करीब जीते वो। तो मुस्लिम वोट यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह से इन 3 सीटों पे नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी नगीना सीट जीती थी जो 2019 के चुनाव में, वो सिर्फ 13,000 पे सिमट के रह गई वहाँ पे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना एक तरफा चुनाव था ये, सिर्फ 1 to 1 इंडिया और एनडीए के बीच। ये आंकड़ा ये अब 13,000 वोट मिले हैं सिर्फ 13,000 वोट बसपा मिले। के प्रत्याशी को नगीना से। बिल्कुल, सिर्फ 13,000 वोट मिले। ये अब कंफर्म है इसको? बिल्कुल कंफर्म हुई है। मैं आपको एकदम, खैर, हाँ। क्योंकि नगीना वो सीट है जहाँ बसपा पिछली बार जीती थी। नगीना वो सीट है जो दलित राजनीति का बहुत पुराना गढ़ रहा है। 13,272 वोट मिले हैं। सुरेंद्र पाल सिंह थे यहाँ पे। जी, तो इसका मतलब ये है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं, मतलब खास बात इसमें है कि कोई किसी बिरादरी के नेता कम से कम इस गिले शिकवे में नहीं रह सकते कि किसी पार्टी में कि हमारी वजह से नुकसान हुआ। अगर दलित वोट बैंक इस कदर खिसक गया नगीना से कि वो बसपा जो जीते हुए सांसद थे उनको महज 13,000 मतलब मुझे लगता है कई बार निर्दलीयों को भी 13,000 वोट मिल जाते हैं। सपा का भी नगीना से विधायक है, सपा लगातार नगर पंचायत जीतती रही है नगीना का, और विधायक सांसद भी थे और उनके सांसद भी रहे हैं उससे पहले। सपा का हाल बहुत खराब हुआ उसमें। मुझे लगता है वेस्ट यूपी की जो ये जंग है इसकी सबसे बड़ी खास बात है, जैसे प्रदेश भर में हुआ कि जनता ने निराश किसी को नहीं किया। ऐसी जो बंटवारा है वो कोई एक बिरादरी के माथे नहीं फोड़ा सकता कि राजपूतों ने नुकसान भाजपा का ज़्यादा किया। अगर जैसे देखा जाए तो मुसलमानों जिस तरह से एक तरफा साइलेंट वोटिंग पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पे गठबंधन के पक्ष में की, लेकिन वो भी बंटते नजर आए। अमरोहा में बटे। एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको। मुजफ्फरनगर में एक जगह है मंडी, वहाँ पे सिर्फ 250 वोट जाटों के, मुस्लिम बिल्कुल नहीं है। वो वैश्य बाहुल सीट है, मतलब जगह है, एरिया जो है वहाँ 3500 वोट हरेंद्र मलिक को मिले हैं। 3500 वोट हरेंद्र मलिक को मिले हैं और 700 वोट इनको मिले हैं बाल्यान को, जबकि वहाँ पे वैश्य बाहुल है। इसका मतलब वैश्य ने भी दिया है इनको वोट, वैश्य में बंटवारा रहा है। मुझे लगता है जो वेस्ट यूपी की आसपास की सीटें हैं इसमें अगर कोई, जो कि अब अलग अलग बिरादरी का नेता क्रेडिट लेने की बात भी कर रहे हैं, 200 रुपये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, भविष्य की राजनीति ये हम इस चर्चा ही हम इसलिए करेंगे, भविष्य की जो राजनीति है वो इन्हीं हिसाब से तय होगी, भविष्य के नेताओं के कद भी हिसाब से तय होंगे। मुझे लगता है इसमें थोड़े अगर सेफ जोन में कुछ है, वैसे तो कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के अलावा वेस्ट यूपी में नहीं है। मुझे ब्राह्मणों ने फिर भी बीजेपी के साथ ज़्यादा खड़े दिखा दिए, खासतौर से जो बागपत की राणा जी हम बात कर रहे हैं। जब अमरपाल शर्मा का टिकट हुआ तो लगा कि चुनाव बड़ा कड़ा हो गया है और ये भी माना गया कि शायद अंतर 1 लाख से कम का आ सकता है। मोदीनगर सीट जो हमेशा चौधरी चरण सिंह से लेकर अजीत सिंह के ज़माने में भी हमेशा भाजपा के साथ खड़ी रहती है, ब्राह्मण वोटों के सहारे खड़ी रहती है। वहाँ ये माना गया और हमारे तमाम ग्राउंड के लोगों ने बताया कि ब्राह्मण वोटर बड़ी संख्या में सजातीय सपा प्रत्याशी पर शिफ्ट हो गया, लेकिन ऐसे नतीजे आए नहीं। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बागपत में कोई दूसरा जाट कैंडिडेट नहीं था। अगर हम मुजफ्फरनगर और बागपत के सिनेरियो को कंपेयर करें और इस कसौटी पे परखें कि क्या आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन खरा उतरा कि नहीं उतरा, जाट कंसोलिडेट हुए बीजेपी के लिए कि नहीं हुए, इसकी कंपेरेटिव स्टडी आप देखिए। बागपत में दूसरा जाट कैंडिडेट नहीं था, तो जब हमने वहाँ देखा कि जो जाट बहुल गांव हैं, बहुत सारे जाट बहुल गांव ऐसे हैं जैसे मवी कला है, उसमें 1733 वोट आरएलडी को मिले हैं और लगभग 100 वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। ऐसे 40 से ज़्यादा गांव हैं जिनमें बड़े पैमाने पे एक तरफ टर्नआउट हो गया। अब पूरे गांव में सिर्फ जाट बहुल गांव होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ 90% आबादी जाट है।
आमतौर पे 40 से 50% आमतौर पे 20-25% से हाँ, लेके वो 30-35-40% 40% तक जाती है। अगर कोई ऐसी किसान जाति उस गांव में रहती है जो प्रभावशाली है आर्थिक सामाजिक तौर पे, तो ये कहा जाता है कि इस जाति की बहुलता का गांव है। बहुलता गाँव, लेकिन वो अगर रियलिटी ये नहीं होती। वोट है, 400 ही वोटर होते हैं, बाकी उसमें 100 निश्चित 50 तौर पे 50 मेरा बाकी- अपना गांव 10,000 की आबादी का गांव है और जाट वोट मुश्किल से 1500-1600 है। जी। 1500 से ज्यादा मुस्लिम हैं, 1500 से ज्यादा कश्यप हैं, तमाम जातियां हैं, 40-50 जातियों के लोग जो रहते हैं खासतौर से हम अलग-अलग। छत्तीस बरादरी और जिसको और कहते हैं। आमतौर पे काउंट कर लेते हैं कि साहब जाट बहुल गांव हाँ। है, और इसलिए भी काउंट कर लेते हैं कि जो 1500 जाट वोटर हैं वो उनका इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंसर हैं बेसिकली जमीन उस सोसाइटी में, तो वो अपने साथ जमीनें काम उनके करने पास वाले हैं, लोगों किसान, को, जी जी जी। अपने साथ उस खेती बाड़ी में जुटने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और अल्टीमेटली आरएलडी विन कर जाता है, तो लगता है कि यार जाट बहुल गांव है। तो ऐसे ही क्या है कि मुजफ्फरनगर का भी जो सीन है, जी। जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहब अगर बुढ़ाना में हार गए संजीव बालियान, तो इसका मतलब ये है कि आरएलडी के वोटर ने वोट नहीं किया। दरअसल बेसिक चीज क्या है कि मुजफ्फरनगर सीट पे जाट वोटर डिसाइडिंग नहीं है विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए कि वो अकेले दम पे जिता देगा। मुस्लिम बड़ी तादाद में है, 8 से 9 लाख तक मुस्लिम वोटर्स है मुजफ्फरनगर सीट पे। एक बहुत सीनियर लीडर ने वेस्टर्न यूपी के, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, चुनाव के दौरान मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत रोचक बात बताई। उन्होंने कहा कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है संजीव के लिए इस बार। हमने कहा कैसे, आप बताइए थोड़ा। उन्होंने एलेबोरेट किया कि लगभग 9 लाख, उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में खास तौर पे मेरठ मुजफ्फरनगर में जितनी लोकसभा सीटें हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में मुस्लिम वोटर मुजफ्फरनगर सीट पे आज की तारीख में लगभग 9 लाख है। और उन्होंने कहा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा हो बहुत सकता कम है, ज्यादा हो सकता है, होगा। 8 हो सकता है। बिलो नहीं तो यहाँ लगभग 5.5 लाख बिलो लोग सब जा रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा मुझे जी, ऐसा कि जी। 8 से 9 लाख के आसपास है। और इसके अलावा जो इनके हरेंद्र मलिक के साथ जो वोटर ऐसा है, जिससे उनका ये एस्टिमेशन था कि दारा सिंह प्रजापति बीजेपी का वोट काटेंगे, प्रजापतियों का, दलित वो ले ही जाएंगे। दूसरी तरफ जो है एंटी इनकम्बेंसी एक रहती है, 10 साल जो आदमी सत्ता में रहता है, पर्सनल इन्फ्लुएंस वाले जो नहीं, लोग फिर हैं। इसमें हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए, हरिंदर मलिक उस जमाने के, उस दौर के नेता हैं जब वेस्टर्न यूपी में कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई। कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं, जाट राजनीति अजीत सिंह के साथ, बालियान के साथ बड़ी मजबूती से रही, तब भी उनका परिवार या वो खुद जीतते रहे। 100% जाट तो अजीत सिंह को भी नहीं मिला था। जी, वो तब भी बगरा divide हुआ था। वो बगरा से विधायक, खुद भी कांग्रेस से विधायक रहे हैं, और तब भी एक चेहरा उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हरिंदर मलिक ने एक नेता के तौर पर हमेशा निश्चित, बनाए रखी, निश्चित। भाजपा से बाहर भी और अजीत सिंह से बाहर भी। दूसरा, बुढ़ाना जो विधानसभा है उसमें मलिक गोत्र के गांव ठीक ठाक संख्या में है। अभी भी कोई नेता किसी भी कास्ट का ले हाँ, नहीं पाया, और वो ये चाहे कितना फैक्टर भी है बड़ा भी, नेता हो। अगर हम देखें तो खासतौर से वेस्टर्न यूपी में जो ये गोत्र वाला सीन है, ये खूब चलता है। आप इसको इस नजरिए से भी देखिए, आप सारे फैक्टर्स वन साइड कर दीजिए। जैसे एक अंतर ये भी है कि राजपूत समाज ये नहीं कह रहा है कि हमारे ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, वो इसमें गर्व महसूस कर रहा है। हमने चुनौती दी, हमें कंसीडर नहीं किया गया, हमने हरा दिया। वो इसमें गौरव की अनुभूति कर रहा है, अपमान महसूस नहीं कर रहा। नेता के सामने दिक्कत है, जैसे संगीत सोम को सफाई देनी पड़ रही है कि साहब नहीं, मैंने तो काम किया था पार्टी के लिए और वो तो 45 वोट से ही हारे हैं केवल, और बढ़ाना से हार गए हैं, मुजफ्फरनगर से हार गए हैं। समाज का आदमी नहीं कह रहा ये बात, समाज का आदमी कह रहा है हमने हराया, हमारे नेताओं को तरजीह नहीं दी, हमारे वजूद को कम आंका गया, हमने रिजल्ट दे दिया। इसके ठीक उलट जाटों में, मैंने बहुत सारे जाट वोटर्स थे इस बीच में, उनसे बात की इलेक्शन काउंटिंग के दिन भी। हमने कहा भाई कैसे जज कर रहे हो, अगर राजकुमार सांगवान जीत जाते हैं और उधर संजीव बालियान जीत जाते हैं और जयंत चौधरी जो है वहाँ पे राज्यसभा में है, तो मंत्री कौन बनेगा? संजीव बालियान बनेंगे कि जयंत चौधरी बनेंगे? तो उन्होंने कहा जी नहीं, मंत्री तो जयंत चौधरी बनना चाहिए, हम तो जयंत चौधरी को देखना चाहते हैं। तो हमने कहा क्या आप ये चाहते हो कि बालियान साहब हार जाएं? वो ये भी नहीं तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चाहते हम, वो हार जाएंगे तो इसका नुकसान भी हमें झेलना पड़ेगा और ये कहा जाएगा भाई हमने वोट नहीं दिया। तो हम हारते हुए देखना नहीं चाहते उनको, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन खरा उतरे, जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री बन जाए, क्योंकि ये परसेप्शन पहले से था। और अगर बीजेपी के पास तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुफिया एजेंसी है, अगर उनको ये लगता है कि इधर ये कॉम्बिनेशन खरा नहीं उतरा, नहीं वो, तो मेरा भी खैर मानना है, हाँ, खासतौर से पश्चिम में जो अभी बात कर रहे थे, अगर ये कॉम्बिनेशन खरा नहीं उतरता
तो अलीगढ़ भी हारते, बिल्कुल, हाथरस भी हार सकते थे, मथुरा भी हार जाते, मथुरा अमरोहा भी, हार जाते, अमरोहा तो बिल्कुल ही हार जाते। निश्चित तौर पे। अमरोहा को जीतने में बड़ा वेस्टर्न रोल है, यूपी की इस बेल्ट में कई अगर सीटों पर नुकसान होता है। अगर इस कॉम्बिनेशन में जयंत चौधरी और नीतीश इंडिया के साथ होते, इधर नहीं होते तो इस बड़ा खेमे तो में, बड़ा नुकसान तो होता है। समझिए 25 सीटों का तो लगभग क्लियर कट ही के लिए नुकसान था नुकसान उनको। था, और वेस्ट और यूपी ये में 25 खास सीटें सत्ता से बाहर कर देती बाहर हैं करने एनडीए को, काफी होती जी। तो वो टर्निंग रहा तो एकदम जय पॉइंट। खास तौर से मुझे लगता है कि चुनाव से पहले भी जो भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक अगर शब्द है, अगर हम निश्चित। कहें, जयंत को लेना तो बहुत ही कमजोर कर गया। जिस तरह के बराबरी के मुकाबले हुए हैं उसमें मिनिमम अगर 50,000 का शर्मा जी कैडर वोटर माने, 50 मिनिमम, मतलब 10-10 हजार हर विधानसभा में, जो बिल्कुल कार्यकर्ताओं वाला, वो भी जिताने के लिए कई सीटों पर अंतर के लिए काफी मेरठ में फंस जाते हैं आप, मेरठ में फंस जाते हैं आप। अमरोहा अमरोहा आपको बुलंदशहर में परेशानी बुलंदशहर में होती। परेशानी होती, बुलंदशहर में बेशक अंतर बड़ा हो, हाँ, लेकिन बुलंदशहर आरएलडी का भी और किसान राजनीति का बड़ा गढ़ रहा है, निश्चित तौर पर। और भाजपा और वहां से मजबूती से जीती है। और आप इसको ऐसे भी देखिए, आप इसको ऐसे भी देखिए कि जैसे शुरुआत में जब एक एपिसोड हुआ था सहारनपुर में, जयंत चौधरी नहीं गए, वहां मंच पे उनकी तस्वीर नहीं थे, मेरठ की रैली में थे वो मोदी जी की भी, और सहारनपुर की रैली में नहीं थे। ये कहा गया कि साहब बीजेपी जो है इस प्रयास में लगी हुई है कि वो जयंत चौधरी का कंप्लीट ऑपरेशन कर दे और वो इधर के रहें ना उधर के रहें, और उनको ऐन वक्त में मना कर दिया और मंच पे भी लेके नहीं गए। ये उस समय बातें सामने आई। नहीं, हालांकि ये फिर, बहुत फिर हाँ, छोटी सतही बात, बातें थी, सतही बातें सतही थी। बात, एक फर्क होता है ना। भाजपा ने तो इसको हमेशा दिखाया बड़े निश्चित, स्तर पर, निश्चित। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने साथ आ, खड़ा करके संदेश दिया। ये जो पीछे लाइन में बिठाने वाली बात थी, ये बात भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई जब उनको स्वतंत्र प्रभार का नहीं मंत्री। खत्म क्या, आप इसको ऐसे देखिए कि जिस वक्त ये बात आई कि साहब वो एपिसोड रियल में ऐसे था, मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया पर्सनली, और मैंने 10-15 साल तक सारी रीजनल पार्टीज को कवर किया इधर, तो मेरे सोर्सेज हैं अभी भी उनमें। तो मैंने कई सारे नेताओं से बात की, हमने कहा ये इसकी रियलिटी क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जयंत चौधरी, एक कल्चर का डिफरेंस होता है, जयंत चौधरी विदेश में पढ़े लिखे हैं और सोफिस्टिकेटेड नेता हैं, बहुत उनका वोटर चाहता है वो आक्रामकता से बोलें बहुत, वो तब भी बहुत आक्रामकता से बोलते नहीं, भाषणों में भी दिखते नहीं वैसे। तो हुआ क्या कि वो वहाँ पहुँचे, तब तक प्रधानमंत्री आ चुके थे, और वो पहुंचने में लेट हो गए। जो लोग उनके साथ उस वक्त मौजूद थे वहाँ, उनकी भी जानकारी है मुझे, मेरी उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा हम लोग इस टाइम तक यहाँ पे बैठे हुए थे, जैसे ही निकले तो पीएम आ चुके थे, राजनाथ सिंह जी ने इशारा किया, लेकिन फिर भी जयंत चौधरी ने ये सोचा कि पीएम का प्रोटोकॉल बड़ा है, बीच में जाना उचित नहीं रहेगा, और वो साइलेंटली बैठे रहे, सुनते रहे। फिर बाद में क्या हुआ कि जब उनको मंत्रालय देने की बात आई, तो मैं उस समय बागपत जिले में था, और लोग देख रहे थे, जब लगभग मेरे ख्याल में 36वें नंबर पे जयंत का नंबर आया शपथ लेने का, तो उस वक्त तक सारे लोग बेचैन थे, उनके वोटर्स। वो कह रहे थे, बोले भाई बताओ, तीसरी लाइन में बिठा दिया और अब यहाँ भी नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ भी तीसरी लाइन में बिठा रखा है, पीछे नहीं बिठाया, और हमें लग रहा है कि शपथ दिलाएंगे नहीं शायद। और फिर जब शपथ दिलाई और फिर जब विभाग सामने आए तो पता लगा कि उनको एक के साथ एक फ्री मिल गया ऑफर में। और अभी भी ये कहा जा रहा है, अभी भी ये प्रबल संभावनाएं हैं कि जयंत चौधरी को आसानी से छिटकने देना नहीं चाहते, क्योंकि 2027 भी बहुत दूर नहीं है। तो मेरा पर्सनल आकलन भी है और तमाम एक्सपर्ट्स का ये आकलन है कि जयंत चौधरी को निकट भविष्य में बहुत संभव है कि वो प्रमोट कर दें। ये पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं अभी भी। तो अगर वो ऐसा करते हैं, अभी देखिए वो तो हर तरह से फायदे में चले गए। यूपी में एक कैबिनेट मंत्री उनको मिल गया, 2 मंत्रालय उनको मिल गए, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में एमएलसी एक उनको मिल गया, और वो क्लीन स्वीप कर गए 2 सीटों पे जहां कोई फाइट ही नहीं हुई। तो अगर उस तौर पे देखें तो शर्मा जी, अब चूंकि ये 2027 का जिक्र राणा जी ने किया, अब चर्चा को समाप्त करने से पहले, तो इसके जो इम्पैक्ट हैं बड़े संक्षिप्त में सार में, कि इसके इम्पैक्ट अब 27 में क्या हो? देखिए सर, मैं एक बार फिर बताऊंगा कि संजीव बालियान जी की हार की वजह कितने कारणों मैं कितने एक वजह रही। पर्टिकुलर एक सीट पर रहना नहीं चाहता, मुझे लगता है इस पर हम बात कर चुके हैं। अभी देखो, जैसे जयंत चौधरी अभी जो नई कैबिनेट बनी है, तो ये जो बीजेपी है, जब बीजेपी के जितने भी घटक दल होते हैं, जितने सहयोग में इनके साथ लगते हैं, वो सबको पहले सबका चिरहरण करते हैं। आप देखिए शिवसेना का क्या हाल नहीं, किया। नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आप आपसे बोल नहीं जानना देते, चाहता बिल्कुल एकदम बैठते हो भाई। जदयू नहीं, आप actually हम देखिए बात करें पश्चिम तमाम उत्तर पार्टी का प्रदेश की, चिरहरण मैं करते इसलिए हैं। आपको और रोक हम रहा हूं। बताएं, लोकदल का आप बताइए, वो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, जो एक सीट वाले लोग हैं, जीतन राम मांझी को आप कैबिनेट मंत्री बना रहे हैं। ये अपमाननीय है कि आपने उन्हें जो है आपने कैबिनेट मंत्री ने बनाया। चौधरी चरण सिंह के पोते की बात कर रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है कि 2000 ये जो नतीजे आए हैं 2024 वाले,
ये नतीजे ऐसे ही 2027 में आने वाले हैं। और मुझे जहाँ तक मैं आपको बता दूं, जयंत चौधरी जी की बात हो या चंद्रशेखर की बात हो या ये ओम प्रकाश राजभर की बात हो, दारा सिंह चौहान की बात हो, ये तमाम दल 2027 से पहले एक मंच पाएंगे, क्योंकि ये अहंकारी हैं। जो जहाँ अहंकार होता है ये ना, तो बहुत वो बड़ी नुकसान होता है बहुत ये ज्यादा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी, हालांकि तय करना बड़ा मुश्किल है, नहीं, तय नहीं है, तो ये तो परसेप्शन क्रिएट है। और लेकिन ये अगर तो जो परसेप्शन बना हुआ है। इसको हम 27 में भी ले जाएं इस मैंडेट को, तो भी जो ये वाला चाहम बैठे हैं वेस्ट यूपी में, मैंने फिर कहा कि हाँ, तो भाजपा मजबूत स्थिति में है, भाजपा कई सारी छोटा सा सीटें मैं एक जीती हैं। एग्जाम्पल दूंगा। 2014 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 71 सीटें आती हैं। जब 5 साल बाद 2019 में चुनाव आता है, तो वो घट के 62 रह जाती हैं। तो 9 सीट एंटी इनकम्बेंसी मिली गई। और ये इस बार ये उम्मीद थी कि अगर 5 साल में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, उसके बाद भी इतने बड़े सूबे में 9 सीट कम होना। आप देखिए, अब जब चुनाव हुआ 2024 में, तो 33 तक रह गए सब लोग। नहीं, अब ये तो सुनो, ऐसा कि हम अब मैं इंतजार बता रहा हूँ करें ना, कि जनता नाराज हो। 2017 में नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि 2017 में बस जब इस बात चुनाव का हुआ, इंतजार करें कि जनता नाराज हो। जब 2022 का चुनाव होता है, तो वो घट के 275 रह जाती हैं। और अब जब 2027 का चुनाव होगा, तो अब देखना क्या नतीजे हैं। जो नतीजे जिस तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आए हैं, लगभग ऐसे नतीजे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ भी है और यहाँ तो संगठन में भारी मतभेद है। ये जो विवाद है, ये विवाद कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। जो माहौल चल रहा है इस समय, नहीं, ये विवाद, अभी लेकिन तमाम अभी हम मुद्दे, भाजपा की बात चाहे करें, ये बेरोजगारी का मुद्दा विवाद हो, तो सपा महंगाई में का भी है। मुद्दा हो, तमाम ये- मुद्दे, ये- किसानों के देखिए, मुद्दे। ये विवाद तो सपा में भी है। सपा के जो मेरठ के हारे हुए प्रत्याशी है, उन्होंने सरेआम पार्टी के जिलाध्यक्ष का नाम लिया, एक विधायक का नाम लिया कि मुझे हरवाने में इन लोगों का रोल है। ये तो विवाद उधर भी है। कहाँ है? देखिए, ये विवाद लोकतंत्र में, जो नगीना की सीट है, वहाँ सपा की मजबूत सीट रही है, वहाँ से लोकतंत्र में, फुटअव्वल है। ये विवाद बसपा में है, जो नगीना में उतने पीछे चले गए। ये विवाद लोकतंत्र सभी में, पार्टियों में, क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी है, हमको थोड़ा ज्यादा दिख रहा है उसमें। विवाद तो सभी पार्टियों में। खैर, ये लोकतंत्र में नहीं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है जी। और हर 5 साल बाद परीक्षा होती है। आप देखो, देश के प्रधानमंत्री के इस बार क्या हाल हुआ बनारस में, 3 घंटे तक पीछे चलते रहे। तो आप देखो ना, ऐसा नहीं है, लेकिन ये उसी जनता, जनार्दन ये ने जनता खैर, जनार्दन है, ये तय करेगी। मुझे और इस लगता है समय कि परसेप्शन बदला हुआ है। जो ये बंटवारा है जातियों का, खास तौर से मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में जो पश्चिम की राजनीति है, सभी दल इसी को एकजुटता पे लगेंगे भी। इस कुछ नेताओं को हो सकता है इसका नुकसान भी उठाना पड़े, बड़बोले बनने का या दूसरे नुकसान का, पर ये जरूर है कि पश्चिम की राजनीति में इसके इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखेंगे, चाहे वो संगठनिक तौर पे हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो। जी, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।